हेलो एंड वेलकम टू योर फ्रेंड्स टू दी नोटबुक प्लस। आज लेक्चर फर्स्ट देख लेते हैं हम। व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, डिफरेंट व्यू पॉइंट क्या है इकोनॉमिस्ट्स का, हाउ दे हैव डिफाइंड इकोनॉमिक्स। देन हम स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को देखेंगे। देन वी विल स्टडी मेथडोलॉजी of economics in this lecture. So let's begin dear friends. Economics एक इंग्लिश वर्ड है जो 2 ग्रीक वर्ड से आया है। वन ओक्योस which means household, and the second Greek word nomia or nemim which means मैनेजमेंट। कलेक्टिवली अगर हम इन दोनों की डेफिनेशन, इन दोनों वर्ड्स का मतलब देख लें तो इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, विच मीन्स economics is a science or a subject which studies how an household manages his economic affairs. For example, हम जानते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जो इन रिसोर्सेस से जो हमें हमारी ज़रूरतें पूरी करनी हैं, हमारी वांट्स पूरी करनी है, वो अनलिमिटेड होती हैं। किस तरह से एक हाउस होल्ड मैनेज करे टू सेटिस्फाई हिज वांट्स आउट ऑफ गिवन हिज लिमिटेड रिसोर्सेस, अपनी वो अनलिमिटेड जो वांट्स हैं इनको कैसे सेटिस्फाई करें, किस तरह से इन अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस में स्ट्राइक बैलेंस करें। दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये है एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर फ्रेंड्स, एक ग्रीक फिलोसोफर है एरिस्टोटल साहब। इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है एज, और ही कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और हाउस होल्ड क्या मैनेज करता है? अपने इकोनॉमिक अफेयर्स। और इकोनॉमिक्स अफेयर्स क्या है हमने थोड़ा समझने की कोशिश की है। बट डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, विच मीन्स ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है, उनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है उसके साथ डील करता है। किस तरह से हम इनकम जनरेट करते हैं, किस तरह से हम कंजप्शन करते हैं, व्हाट आर द लॉज विच गवर्न दिस कंजप्शन, हाउ वी अर्न इनकम, क्या सेल करके हम इनकम अर्न करते हैं, हाउ वी मेक परचेजेस, हाउ वी स्पेंड दिस इनकम, हाउ वी स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल साहब। जो है हमें समझाते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बट बिकॉज इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है विच डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मैन और ह्यूमन लाइफ, ये सोशल साइंस डायनामिक है, और किसी भी डायनामिक सोशल साइंस को हम सिर्फ उसकी एटमोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग या डेफिनेशन से नहीं समझ सकते हैं। दैट्स वाई इट्स इम्पेरेटिव फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स और उनका क्या, और इकोनॉमिस्ट्स का, डिफरेंट इकोनॉमिक्स का क्या वो व्यू पॉइंट है, उन्होंने कैसे इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया है। कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं सो दैट कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। सबसे पहले एडम स्मिथ साहब देख लेते हैं, इनका व्यू पॉइंट क्या था। एडम स्मिथ साहब को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका स्कोप क्या है, ये आगे पढ़ने वाले हैं। एडम स्मिथ साहब ने 1776 में किताब लिखी है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस और नेशन। इस किताब में इन्होंने इकोनॉमिक्स को समझाया है एज, he defined economics as science of wealth, which means a domain or a field of knowledge which studies how a nation creates wealth, or how the wealth of a nation is created. एडम स्मिथ साहब का मानना है।
और इकोनॉमिक्स डील करता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी इंटरेस्ट जब प्रमोट करता है, व्हेन ही प्रमोट्स हिज इंटरेस्ट, जब वो अपनी गेन्स प्रमोट करता है, तो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हुए, अपनी लिए वेल्थ एक्यूमुलेट करते हुए, वो सोसाइटी के इंटरेस्ट्स भी प्रमोट कर रहा होता है। कैसे? एडम स्मिथ साहब ने कहा है ये इनविजिबल हैंड है जो बिहाइंड काम करता है। फॉर एग्जांपल, जब एक डॉक्टर अपने लिए काम करता है टू एक्यूमुलेट वेल्थ, टू सर्व हिज इंटरेस्ट और गोल्स, अपने इंटरेस्ट पे काम करता है, बट टू सर्व हिज इंटरेस्ट ही हैज़ टू सर्व अदर पीपल ऑफ और द ग्रुप ऑफ जो पीपल है ऑफ द सोसाइटी, उनके इंटरेस्ट भी सर्व करता है। बट डियर फ्रेंड्स, एडम स्मिथ साहब ने रिस्ट्रिक्ट डेफिनेशन की है। इन्होंने इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस ऑफ वेल्थ समझाया है, लेकिन हमारा सोशल साइंस इकोनॉमिक्स जो है ये एज ए साइंस ऑफ वेल्थ ही कंसिडर नहीं किया जाता है। और एक इकोनॉमिस्ट आए हैं, एल्फ्रेड मार्शल साहब। इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है एज साइंस ऑफ मटीरियल वेलफेयर। सॉरी डियर फ्रेंड्स, एडम स्मिथ साहब ने एक किताब लिखी है 1890 में, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें इन्होंने इकोनॉमी को डिफाइन किया है और ये समझाते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैन काइंड, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ mankind in the ordinary business of life, which means economic studies economic aspect of human life. डिफरेंस एल्फ्रेड मार्शल साहब फर्दर अपनी डेफिनेशन में समझाते हैं कि इकोनॉमिक स्टडी करता है कि किस तरह से इंडिविजुअल एक्ट करता है या पूरी सोसाइटी एक्ट करती है टू प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल और ऑफ सोसाइटी। द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो एल्फ्रेड मार्शल साहब कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मैनकाइंड और इट इज़ द साइंस विच डील्स विद इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। फर्स्ट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ एन इंडिविजुअल एक्ट्स or what are the individual actions or social actions or how society acts to promote economic welfare of people. Dear friends, मार्शल साहब ने स्ट्रेस दिया है कि जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, इकोनॉमिक वेलफेयर वो प्रमोट होता है बाई मटेरियल थिंग्स, लेकिन इन्होंने नेग्लेक्ट किया है, मार्शल साहब नेग्लेक्टेड द इमेटीरियल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारा वेलफेयर, हमें खुशी मिल सकती है और हमारी वांट सेटिस्फाई हो सकती है बाय राइस। फॉर एग्जांपल, हमें भूख लगी है तो खाना खाना है, हमारी खाने की वांट सेटिस्फाई राइस कर सकता है। मुझे लिखना है और लिखने की जो सेटिस्फाई है, पेन जो है सेटिस्फाई कर सकता है। ये मटेरियल चीज़ें हैं जिससे एक इंडिविजुअल को खुशी मिल सकती है, उसकी ज़िंदगी कंफर्टेबल हो सकती है, उसकी वांट सेटिस्फाई होती है। बट मार्शल साहब ने मटेरियल चीज़ों को नेग्लेक्ट किया है। इन मटेरियल चीज़ें, फॉर एग्जांपल, सर्विस ऑफ अ डॉक्टर और सर्विस ऑफ अ टीचर जो है, ये मटेरियल है, इंटेंजिबल है, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, बट इन सर्विसेज से वेलफेयर ऑफ सोसाइटी जो है वो भी प्रमोट होता है। इन चीज़ों से भी, इन सर्विसेज, इन मटेरियल चीज़ों से भी जो है इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी जो है या वेलफेयर ऑफ सोसाइटी प्रमोट होता है, जो मार्शल साहब ने नेग्लेक्ट की हैं। डियर फ्रेंड्स, अनदर इंपॉर्टेंट जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनको हमें यहाँ पढ़ना ज़रूरी है सो दैट हम इकोनॉमिक्स समझें कि व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, अनदर इंपॉर्टेंट इज लायोनेल रॉबिन्स। लायोनेल रॉबिन्स हमें इकोनॉमिक्स समझाते हैं। ही wrote a book, an essay on the nature and significance of economic science.
डियर फ्रेंड्स, ये किताब इन्होंने 1932 में लिखी है, जिनमें इन्होंने टर्म इकोनॉमिक्स और द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है, व्हाट द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। अकॉर्डिंग टू लियोनेल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। इट इज़ अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्कार्स ends and scars means and ends which have alternative uses। तो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ डियर फ्रेंड्स कि लियोनेल रॉबिन साहब जो हैं, इनका क्या मानना था कि इकोनॉमिक्स क्या है। ये फर्स्ट पॉइंट कहते हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट विच स्टडीज द फैक्ट दैट ह्यूमन वांट्स जो हैं, ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड हैं। राइट, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, और इन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं, या जिन्हें हम मीन्स कहते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। और जो यही लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, इनके अल्टरनेटिव यानी कि अलग अलग यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ पीस ऑफ लैंड, इस पे हम कल्टिवेशन भी कर सकते हैं, और इस पे हम हाउस भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किस तरह से एक इंडिविजुअल कंज्यूमर चॉइस करता है, हाउ ही मेक्स चॉइस टू यूज दिस पीस ऑफ लैंड either for cultivation or for construction of house, how he strike balance between unlimited wants and limited resources is the subject matter according to the Lionel Robbins of economics. Dear friends, long story short, so far we are trying to understand what economics is all about. economics की meaning क्या है। economics एक social science है और एक dynamic social science है, which according to Aristotle or its etymological meaning is a science of household management, or how a household manages his economic affairs. Again, we studied few definitions of other economists like Adam Smith, who considered economics as science of wealth. Again, the another important economist, Alfred Marshall, he defined economics as a science of material welfare. And another, Lionel Robbins, defined economics as a science of choice or a science of scarcity or science of scarcity। और scarcity का क्या मतलब है डियर फ्रेंड्स? जब हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं और वो ज़्यादा हो जाए सप्लाई से। अगर हम फॉर एग्जांपल पेन की डिमांड करें और डिमांड पेन की ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई हो जाए, विच मीन्स देयर इज स्कार्सिटी ऑफ पेन्स। और हमारी रिसोर्सेज की ऑलवेज हमारी रिसोर्स स्कार्स होते हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती है। लियोनेल रॉबिन्स के हिसाब से इट इज़ द साइंस विच डील्स विद और विच शोज अस द ह्यूमन बिहेवियर, हाउ दे बिहेव और हाउ दे एक्ट और हाउ दे स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन द अनलिमिटेड रिसोर्स एंड लिमिटेड वांट्स। राइट, हाउ दे मेक चॉइसेस, कि किस तरह से वो एक पर्टिकुलर जो उनके पास रिसोर्स है और उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, बहुत सारे इस्तेमाल उनके हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको लैंड की एग्जांपल दे दी है, किस तरह से वो कौन सा यूज़ जो किस तरह से चॉइस करते हैं और कौन सा यूज़ उस रिसोर्स का करे टू सेटिस्फाई ऑप्टिमली देयर वांट्स। डियर फ्रेंड्स, द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो हमें जिसकी हम कोशिश करेंगे समझने की, दैट इज़ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का स्कोप समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, इज इकोनॉमिक्स अ साइंस, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, इज इकोनॉमिक्स एन आर्ट, क्या इकोनॉमिक्स साइंस है, क्या इकोनॉमिक्स आर्ट है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, इज इकोनॉमिक्स अ पॉजिटिव साइंस,
इसका स्कोप समझने के लिए हमें डियर फ्रेंड्स समझना पड़ेगा इज़ इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस। इसके अलावा इकोनॉमिक्स को स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स का व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। जब हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे वेदर इट इज़ अ साइंस और एन आर्ट और इज इट अ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस और बोथ, एंड इसका सब्जेक्ट मैटर समझेंगे अंडर द स्कोप ऑफ हेडिंग, ये सब हेडिंग आ जाती हैं टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग और पिक्चर व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए पॉइंट वाइज इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स एज साइंस, और मैं आपके लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ डाल देता हूँ, इज़ इकोनॉमिक्स साइंस और नॉट। सो इससे पहले कि मैं आपको बता दूं इज इकोनॉमिक्स साइंस और नॉट, या हम ये डिस्कशन छेड़ दें, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइंस। साइंस डियर फ्रेंड्स, एनी इज अ साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ knowledge and facts which develops, मेरे साथ कुछ टाइम के लिए आप बने, the correlationship between cause and effect। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि कोई भी साइंस है एक स्टडी ऑफ नॉलेज होता है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट पे, या इसमें फैक्ट्स गिवन होते हैं जिसमें जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें बता देता है। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, बियर मी फॉर फ्यू मिनट्स। डियर फ्रेंड्स, क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी साइंस के, अगर हम किसी सब्जेक्ट को साइंस मान लेते हैं तो उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो वो साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज होगा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स होगा फर्स्ट, और उसमें उस साइंस में वो डेवलप कर रहा होगा कोरिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। दिस इज़ द सेकंड इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू एनी साइंस। जो ये सारे इसके लॉज होंगे इस साइंस के, ऑल लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। डियर फ्रेंड्स, मैंने तीन चीज़ें यहाँ तक बताई। कोई भी साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और फैक्ट्स होती है जिसमें कॉज ऑफ जो डेवलप कोरिलेशन करता है बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, और ये जो जितने भी लॉज होते हैं इस साइंस के ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, राइट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू एनी साइंस, अभी मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, वो है कि ये लॉज टेस्टेड होते हैं। दीज लॉज आर टेस्टेड एंड दीज लॉज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। किसी भी साइंस का और एक एट्रीब्यूट होता है कि इसके जो लॉज हैं ये टेस्ट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बेस्ड होते हैं, और ये लॉज फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। ये लॉज फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। और ये लॉज जो है स्केल ऑफ मेजरमेंट होते हैं, या इनकी एक स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है डियर फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं कि ये जितने भी मैंने एट्रीब्यूट्स किसी भी साइंस के कहे हैं, इन क्या ये साइंस पे इकोनॉमिक्स पे फिट होते हैं कि नहीं। देन वी कैन से वेदर इज इकोनॉमिक्स साइंस और नॉट। इकोनॉमिक्स एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और फैक्ट्स है, क्योंकि इसकी जितनी भी थेरीज़ हैं वो इसके ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में या मैक्रो इकोनॉमिक्स की थेरी हो, वो सिस्टमैटिकली वो थेरीज़ बनाई गई होती है। उनके जो फैक्ट्स हैं वो कलेक्ट किए गए होते हैं, क्लासीफाई किए गए होते हैं। दीज थेरीज उसके बारे में फैक्ट्स हैं, कलेक्ट किए गए होते हैं, क्लासीफाई किए गए होते हैं और एनालाइज किए गए होते हैं। ये किसी भी ब्रांच ऑफ जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो है या मैक्रो है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इनकी जितनी भी ये भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिकॉज जो इनकी थेरीज़ हैं और फैक्ट्स है रिलेटेड विद बोथ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सिस्टमैटिकली कलेक्टेड ये थेरीज़ की गई होती हैं, क्लासीफाई की गई होती हैं थेरीज़ इन बोथ द पार्ट्स ऑफ दिस इन दीज पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स और ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, और एनालाइज की गई होती हैं। इकोनॉमिक्स भी कोरिलेशनशिप जो है, इकोनॉमिक्स भी डील करता है विद द कोरिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। लेट मी गिव एन एग्जांपल। हम मान के चलते हैं कि अगर प्राइस राइज होगा विच इज़ अ कॉज,
तो उससे डिमांड जो है वो कम होगी, ये इफ़ेक्ट है। विच मीन्स ये इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, जहाँ मान के चलते हैं अगर प्राइस राइज होगा विच इज़ अ कॉज और डिमांड उससे डिक्रीज़ होगी, या वाइसी वर्सा हम देख लें कि अगर प्राइस डाउन होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। विच मीन्स जो हमारी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स डील्स विद द कोरिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। डियर फ्रेंड्स, जितने भी लॉज हैं, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जितने भी लॉज हैं इकोनॉमिक्स में वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आपने सुना होगा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ डिमांड ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। या हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात कर लेते हैं, ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। या हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और भी बहुत सारे लॉज हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। डियर फ्रेंड्स, अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ देख लें। यहाँ तक तो हमारी समझ बड़ी है कि जिस सब्जेक्ट को हम साइंस कहते हैं उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमने डिस्कस अब किए हैं, इकोनॉमिक्स में भी वो एट्रीब्यूट्स हमें पाए जाते हैं। सो वी कैन सेफली से दैट इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस। अब हमें देखना है कि इज़ इट अ पॉजिटिव साइंस, इज़ इट अ नॉर्मेटिव साइंस, और इज इकोनॉमिक्स बोथ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। सॉरी डियर फ्रेंड्स। सो हम देख लेते हैं कि जो पॉजिटिव साइंस है वो डील करता है विद द रियल थिंग्स और एक्टिविटीज़। पॉजिटिव साइंस हमें सोल्यूशन देता है, पॉजिटिव साइंस हमें प्रैक्टिकल चीज़ों पे, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव एन एग्जांपल, पॉजिटिव साइंस जो है ये पॉवर्टी पे बात करेगा, जो इस वक्त है इंडिया में, जो पॉवर्टी का स्टेटस है इस वक्त, इस पे बात करेगा, इसको समझने की कोशिश करेगा पॉजिटिव जो साइंस है, और इसका सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा। राइट। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इस वक्त कितनी है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये क्यों है, ये हमें पॉजिटिव साइंस बता देगा। बट डियर फ्रेंड्स, नॉर्मेटिव साइंस डील करता है विद द क्वेश्चंस व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट हैव हैपेंड, क्या हुआ होना चाहिए। नॉर्मेटिव साइंस हमें डियर फ्रेंड्स डील करता है विद द सजेशंस, डील्स विद द आइडियाज अबाउट बोथ गुड एंड बैड। डियर फ्रेंड्स, क्या सही होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, डियर फ्रेंड्स नॉर्मेटिव साइंस उसके साथ डील करता है। फॉर एग्जाम्पल इलिटरेसी जो है, इलिटरेसी रेट जो है हिंदुस्तान में कितनी है इस वक्त और इसका क्या सोल्यूशन है, यह हमें पॉजिटिव साइंस बता देगा। बट इलिटरेसी इज़ अ कर्स फॉर इंडियन इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट नॉर्मेटिव साइंस का है। डियर फ्रेंड्स, सो हम अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है इज़ ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। राइट। ये स्टेटमेंट भी जो है ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। ये बैकवर्डनेस क्यों है ये हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बता देता है। सो हम सेफली इज्यूम कर लेते हैं कि जो वैल्यू जजमेंट्स है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं, बिकॉज हमने अभी तक डिस्कशन में देख लिया है कि इकोनॉमिक्स इज साइंस विच बॉडी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज फैक्ट्स पे काम करता है। तो हमने देखा कि ये हमें बता देता है कि व्हाट इज़ क्या है, चीज़ों को समझाता है टू नो द थिंग्स, और इनका एनालिसिस रियल थिंग्स और प्रैक्टिकल थिंग्स एनालिसिस करता है। तो हम वी सेफली कैन से इकोनॉमिक्स अ पॉजिटिव साइंस। एंड इज इट अ नॉर्मेटिव और नॉट? डिफरेंट, इट इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस। हाउ? बिकॉज ये वैल्यू जजमेंट करता है और ये हमें फ्यूचर सजेशंस भी देता है, या वेलफेयर की, बिकॉज इट्स अ सोशल साइंस तो ह्यूमन वेलफेयर की बात करता है, और वेलफेयर जो है इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो यहाँ तक हम सेफली इज्यूम कर सकते हैं कि सेफली मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड इट इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। सो अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स अ साइंस और इज इकोनॉमिक्स एन आर्ट? डियर फ्रेंड्स, हम मान के अभी तक चले हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस है और हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली है। इज इकोनॉमिक्स अ आर्ट? यस डियर फ्रेंड्स। आर्ट कैसे है? आर्ट हमें बता देता, अगर इकोनॉमिक्स हमें बता देता है कि टू नो थिंग्स, साइंस हमें बता देता है कि चीज़ों को आप जान लें आफ्टर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन, एक सिस्टमैटिक वे में आप चीज़ों को जान लें। बट आर्ट हमें बता देता है हाउ टू डू थिंग्स, और इकोनॉमिक्स में हम चीज़ों को जान भी लेते हैं और चीज़ों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं। सो इन ब्रीफ आप यहाँ पे आप ये अंडरस्टैंडिंग लेके चलें, इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट। थोड़ा सा आगे डिस्कशन को बढ़ा लेते हैं डियर फ्रेंड्स।
हमें समझना पड़ेगा आगे इज़ इकोनॉमिक्स जो है अपनी जो मेथड्स है यूज़ डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स जो अपने लॉज हैं बेस करता है, यहाँ दो वी हैव टू वेज और टू मेथड्स टू स्टडी इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे हम समझने वाले हैं व्हाट इज़ मेथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। दो तरीके हैं इकोनॉमिक्स को समझने के। वन इज़ डिडक्टिव मेथड एंड सेकंड इज़ इंडक्टिव मेथड। सो पहले डिडक्टिव मेथड की बात कर लेते हैं। डिडक्टिव मेथड डियर फ्रेंड्स स्टार्ट कोई भी हाइपोथेसिस या थ्योरी की अगर हम बात कर लें, ये फ्रॉम जनरल से स्टार्ट करता है। इट बिगिंस विद द जनरल एजम्पशन। डिडक्टिव मेथड हमारा जनरल एजम्पशन से स्टार्ट कर लेता है, जनरल एजम्पशन से स्टार्ट करके एंड इट मूव्स टू पर्टिकुलर कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल जनरल कंक्लूजन डिडक्टिव मेथड क्या काम कर लेता है, ये कहता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है और वी कैन से जो डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है। डिमांड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, विच मीन्स जब डिमांड प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड राइज हो जाती है या वाइस वर्सा। लेकिन ये जनरल एजम्पशन है। लेकिन जब हाउ एक्चुअली एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स टू मार्केट प्राइसेस, जब हम उस कंक्लूजन पे जाते हैं, इस जनरल एजम्पशन को कंक्लूड करने के बाद वी मूव टू दैट एक्चुअल रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्हेन मार्केट प्राइस चेंजेस, देन दिस इज हाउ ए डिडक्टिव मेथड जो अपना हाइपोथेसिस जनरल एजम्पशन ले लेती है और टू रीच द पर्टिकुलर कंक्लूजन। डियर फ्रेंड्स, एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल दे देते हैं। हम मान के चलते हैं कि देयर इज अ 360 डिग्री इन सर्कल में 360 डिग्री है, ये एक जनरल एजम्पशन है। सर्कल है, इट हैज़ देयर बी 360 डिग्री इन सर्कल, राइट। देयर आर 4 एंगल्स इन सर्कल, हम मान के चलते हैं देयर आर 4 एंगल्स इन सर्कल। ये जनरल एजम्पशन था 360 डिग्री इन सर्कल, और 4 राइट एंगल्स हैं सर्कल में। ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया है हमने अब, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। एंड व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, देयरफॉर द राइट एंगल हैज़ 90 डिग्री, देयरफॉर द राइट एंगल हैज़ 90 degree. This is the particular conclusion, dear friends. This is a simple example to make you understand how deductive method works. Dear friends, हमारा जो इंडक्टिव मेथड है जिससे हम इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं, या जितने भी लॉज एंड थीरीज हैं इकोनॉमिक्स के, उनमें कौन कौन सा मेथड यूज़ होता है। डियर फ्रेंड्स, दोनों यूज़ होते हैं, डिडक्टिव मेथड भी और इंडक्टिव मेथड भी। डिडक्टिव मेथड को अभी तक हमने कोशिश की समझने की कि किस तरह से लॉज थीरीज जो है बेस की जाती हैं ऑन द डिडक्टिव मेथड। और इंडक्टिव मेथड जो है इट बिगिनस विद पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन एंड मूव्स टू जनरल एजम्पशन। मैं डियर फ्रेंड्स आपको एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन इससे पहले एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। इंडक्टिव मेथड किस तरह से काम करता है। ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन उठा लेता है, फिर जनरल एजम्पशन की तरफ जाता है, और ये पहले कलेक्ट ऑब्जर्वेशन करता है, उसके बाद थ्योरी को डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि एप्पल गिर गया, ठीक है, ऑन ग्राउंड। ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है। एन एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड, ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है। ऑल एप्पल्स फॉल टू ग्राउंड, दिस इज मोर ऑब्जर्वेशन, राइट। ये थोड़ी और ऑब्जर्वेशन हमने कर ली फर्दर, क्योंकि हमें जनरल एजम्पशन की ओर जाना है। देन ऑल ऑब्जेक्ट्स जो हम मान के चलते हैं अट्रैक्ट टू ईच अदर, देन दिस इज आवर जो जनरल एक्सप्लेनेशन इसकी है, या पर्टिकुलर चीज़ पे हम चले गए हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट्स जो है दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। दिस इज हाउ इंडक्टिव मेथड वर्क्स। एंड डियर फ्रेंड्स, बोथ मेथड्स, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड जो है
ये यूज़ किए जाते हैं इकोनॉमिक्स में टू मेक लॉज, टू मेक theories, hypothesis, etc. dear friends. So another important टॉपिक, तो सब टॉपिक जो हमारा टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है, दैट इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट मैटर को दो तरीक़ों से पढ़ा जाता है। वन, ट्रेडिशनल अप्रोच से, सेकंड मॉडर्न अप्रोच, which means traditionally what was considered or what has been considered what is the subject matter of economics, और modern view क्या है कि subject matter of economics क्या है dear friends, ये हमें देखना है। So dear friends, पहले ट्रेडिशनल अप्रोच देख लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को अगर हमें समझना है ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ, तो पांच मेजर डिवीजन किए गए हैं इन ट्रेडिशनल अप्रोच टू स्टडी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, विच मीन्स ट्रेडिशनली ये समझा जाता है कि इकोनॉमिक्स कंजप्शन के साथ डील करती है। और ये कंजप्शन क्या है डियर फ्रेंड्स? कंजप्शन इज द क्रिएशन ऑफ, कंजप्शन मीन्स यूज ऑफ और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज to satisfy human wants। जब हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टू satisfy human want, इसे हम कंजप्शन कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, दूसरा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट मैटर है एज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू इकोनॉमिक्स का, जो सब्जेक्ट मैटर है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डियर फ्रेंड्स इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं जिससे लोगों की यूटिलिटी सेटिस्फाई हो, जिससे लोगों को यूटिलिटी मिले या लोगों की वांट सेटिस्फाई हो, डियर फ्रेंड्स, जब किसी भी गुड या सर्विस को जब हम प्रोड्यूस करते हैं टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, उसे अल्टरनेटिवली हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अनदर डेफिनेशन है प्रोडक्शन की, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, विच मीन्स हमें पेन बनाना है, या इसके लिए जो अगर प्लास्टिक लगता हो, फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं एज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस पेन, और पेन से क्या होता है, पेन हमारे लिए क्या करता है, हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है। वांट जब हमारी सेटिस्फाई होती है तो हमें क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। टू पुट इट डिफरेंटली, हम प्रोडक्शन को क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी भी कह सकते हैं। सो द अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू, वो है डियर फ्रेंड्स एक्सचेंज। हम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं डियर फ्रेंड्स, वो सिर्फ अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं करते हैं, वो हम सेल के लिए भी करते हैं, जिन्हें हम मार्केट में ले जाके सेल करते हैं टू अर्न मनी, टू एक्यूमुलेट वेल्थ, सो दैट कि हम मनी हमारी इनकम जनरेट हो और हम उस इनकम से और अपनी जो हमारी वांट्स है उन्हें सेटिस्फाई करें। सो एक्सचेंज इज अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू। अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिस्ट्रीब्यूशन, विच मीन्स जो गुड्स एंड सर्विसेज, डियर फ्रेंड्स, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए हमें, गुड्स एंड सर्विस जो हम प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट्स लगते हैं, या जिन चीज़ों से हम ये गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन है? ये हमारी लैंड होती है जो इस्तेमाल करते हैं हम टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर गुड। अगर हम एग्जांपल एग्रीकल्चर गुड की ले लें, हमें ये गुड प्रोड्यूस करने के लिए लेबर लगता है, कैपिटल लगता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन लगती है, या हम इस ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, राइट।
इस गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। ये हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर होते हैं। और इनमें हमें जो शेयर ऑफ दिस जो गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए इनका जो रिम्यूनरेशन या रिवार्ड है, इस लैंड का इस्तेमाल करते हैं, लेबर का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, इनको रिवार्ड देना होता है। इनमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट हमें करनी होती है। जब हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं तो लैंड को हम रेंट देते हैं रिवार्ड के तौर पे फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, विच मीन्स वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डियर फ्रेंड्स, हम लेबर को एन से डिनोट इसे कीजिए, हम लेबर को जो वेजेस देते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर गुड, क्योंकि हमने लेबर को भी इस्तेमाल किया है फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड। हम कैपिटल जो है हमारा, डियर फ्रेंड्स, कैपिटल को रेंट देते हैं, कैपिटल को सॉरी हम इंटरेस्ट देते हैं। एंड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम प्रॉफिट देते हैं, विच मीन्स वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम। जो हमने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट्स लगाए हैं, इनको जो हम रिवार्ड देते हैं इन द डिफरेंट फॉर्म्स, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल गुड एंड सर्विस जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं ये पॉसिबल ही हुआ है बाय एम्प्लॉइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डियर फ्रेंड्स, सो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है अकॉर्डिंग द ट्रेडिशनल व्यू कि हम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करें और क्या लॉज हैं जो गवर्न करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डियर फ्रेंड्स, फिफ्थ एंड लास्ट point of subject matter according to traditional view is we in economics studies public finance. पब्लिक गवर्नमेंट किस तरह से एंड कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है और कहाँ कहाँ पे खर्चे करती हैं, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम स्टडी करते हैं इन इकोनॉमिक्स। तो समराइज डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल व्यू हमें बताती है इकोनॉमिक्स में हम कंजप्शन को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम एक्सचेंज को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम पब्लिक फाइनेंस को पढ़ते हैं। मॉडर्न व्यू को देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, दो हेडिंग्स में कैटेगराइज किया गया है डियर फ्रेंड्स। वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू। मॉडर्न जो अप्रोच है वो कहता है कि हम इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए आइए थोड़ा ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और किन चीज़ों के साथ ही डील करते हैं डियर फ्रेंड्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ में शेयर करूँ, इकोनॉमिस्ट रेगनर फ्रिश हैं जिन्होंने पहली बार इन दो टर्म्स का यूज़ किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एक ग्रीक वर्ड माइक्रोस से निकला है जिसका मतलब स्मॉल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ डील करता है, विच मीन्स एक इकोनॉमी में इंडिविजुअल कंज्यूमर के साथ डील करता है, इंडिविजुअल फर्म के साथ डील करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ डील करता है, विच मीन्स कि किस तरह से एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, अपने इकोनॉमिक अफेयर्स को मैनेज करता है, इंडिविजुअल फर्म किस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, किस तरह से कॉस्ट मिनिमाइज करती है टू अर्न प्रॉफिट, किस तरह कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी जो है मैक्सिमाइज करता है, किस तरह से अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है गिवन हिज इनकम, हाउ ही रिएक्ट्स टू द मार्केट प्राइसेस एंड हाउ ही रिएक्ट्स टू द किस तरह से हाउ ही मेक्स चॉइस, जो इसके पास लिमिटेड इनकम है और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं किस तरह से चॉइस करता है और क्या प्रेफरेंस इसकी रहने वाली हैं, दे किस तरह से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी मैं आपको बता रहा था उनमें किस तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये इनकम होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस किस तरह से होती है। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स डियर फ्रेंड्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो जो डियर फ्रेंड्स है ये मैक्रोस एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है लार्ज। लार्ज को हम एग्रीगेट भी कहते हैं। अगर हमें होल इकोनॉमी को पढ़ना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज या एग्रीगेट्स के साथ डील करता है। फॉर एग्जांपल, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की इनकम के साथ डील करेगा, इसको पढ़ेगा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम को पढ़ते हैं,
नेशनल इनकम को पढ़ते हैं, हम पूरी इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट है उसको पढ़ते हैं, हम पूरी इकोनॉमी की क्या डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड जिसे हम कहते हैं, उसको पढ़ते हैं। जनरल प्राइस लेवल क्या है, जनरल प्राइस लेवल विच मीन्स जनरल प्राइस लेवल, या हम जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन कितना है, राइज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या कितना होना चाहिए, कहाँ हमें इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहाँ रखनी है। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। Long story short, dear friends, let me summarize this lecture for you in brief. We have studied what economics is all about. We try to understand what is the meaning of economics and few definitions of economics. Then हमने scope of economics देखा है, और scope of economics पढ़ने के लिए हमें economics को देखना था whether it is a positive science or normative science. और हमने देखा इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। इकोनॉमिक स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स तब जाके हमें समझ में आता, या हमें इसमें पढ़ना था कि इकोनॉमिक्स आर्ट है या साइंस है, और हमने देखा ये आर्ट भी है और साइंस भी है। हाउ वी हैव अंडरस्टूड, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द लेक्चर, मिडल ऑफ द लेक्चर। उसके बाद हमने मेथडोलॉजी देखी डिफरेंट। इसके बाद हमने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स देखना था। सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए दो अप्रोच हमने देखे, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में 5 मेजर डिविजन्स हैं जिनमें हमें समझाया जाता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। लाइक फर्स्ट वन वी हैव कंजप्शन, देन प्रोडक्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन एक्सचेंज, देन पब्लिक फाइनेंस। मॉडर्न अप्रोच कहता है कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है 2 हेडिंग्स में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डियर फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, होप आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। आप सिंपली पूरा लेक्चर इस नोट के साथ ही रिवाइज करेंगे। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द स्कोप एंड methodology of economics. The second important question, economics was considered the science of wealth, but now it is considered साइंस ऑफ वेल्थ। डियर फ्रेंड्स, आप ट्राई कर लें इन क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करें, कि आप बुलेट पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें और एसेंस जो है क्वेश्चंस का रख लें। थैंक यू वेरी मच।